काम है क्या जो लास्ट डे किए थे? वाह, क्या बात है। प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आया, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे आगे तो अभी प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूजन हो। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी कंफ्यूजिंग था? तो 2 ही लोगों का हाथ उठाए। अब सब उठा लोगे? नहीं था ना, कंफ्यूजिंग नहीं था। कैमरा ऑन करो सब लोग, ऑनलाइन में जो लोग हैं। एवरीवन जस्ट टर्न ऑन द कैमरा। हो गया सब? जोकर जैसा क्या करना शुरू कर देते हो? ग्रेजुएशन के बच्चे हो, ग्रेजुएशन जैसा बिहेव करो। क्या था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम फिर से बता देंगे पूरा। प्रोबेबिलिटी तो जब हम डाउट क्लास रखे थे, पूछे हैं कितनी बार, बहुत सारा बार समझ में आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ऑनलाइन तुमको कहाँ से समझ में आएगा, तुम तो ऑनलाइन थे ही नहीं ना। ये उन्हीं लोगों के साथ इशू हो रहा है जिनका कैमरा ऑन नहीं होता था, और जो होता भी था तो कहीं और बिजी होता था। आपका नहीं होता था? मेरा कैमरा ऑन होता था। तुम तो होते ही नहीं थे क्लास में, कैमरा क्या ऑन करोगे? ठीक है, प्रोबेबिलिटी फिर से पढ़ाना है। सीरियसली हैंड रेज करो तो, जिनको लगता है करना चाहिए। सीरियसली जबरदस्ती हाथ उठा रहे हैं। चलो ठीक है, एक ब्रीफ देते हैं, वहां से शुरू करते हैं। चलो लिखो, प्रोबेबिलिटी क्या है पता है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? डिस्कशन कर लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? एनीवन? अब सबको मारेंगे तो, अब ऑनलाइन नहीं हो। बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? किसी भी नंबर के आने की मतलब चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, यही होता है। अगर मैथमेटिकली इसको बोले तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, यही था। तो अगर पहले तो प्रोबेबिलिटी को अगर लैंग्वेज में थ्योरेटिकल टर्म में डिफाइन करोगे तो प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, अब इवेंट क्या है? जो रिजल्ट आएगा वो इवेंट है। सपोज कॉइन टॉस करेंगे, हेड आया, हेड आ चुका है, देन दैट इज एन इवेंट। टेल आया है, दैट इज एन इवेंट। एग्जाम दिए, सक्सेस हुआ या फेल हुए, जो भी पास या फेल हुए, वो हमारा इवेंट है। तो कोई भी इवेंट के अकर होने का जो पॉसिबिलिटीज है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको प्रोबेबिलिटी में अगर बात करो तो अगर एग्जाम आप देते हैं तो पास होने की प्रोबेबिलिटी 10 लोगों से पूछोगे, 10 अलग अलग रिजल्ट बताने वाले हैं। हो सकता है आप खुद बोलिएगा 100% प्रोबेबिलिटी हम पास कर जाएंगे, कोई और बोलेगा पास ही नहीं करोगे, कोई और बोलेगा 50%, कोई और 70%, 10%, लाइक ऐसा कुछ बोल सकता है, क्योंकि ये ओपिनियन टू ओपिनियन वैरी करेगा। और सबकी बात अगर हम मानने लगे तो पता चला कभी हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ही नहीं, है ना। सो यहाँ पे एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, एक ऐसा इंफॉर्मेशन और रिलायबल आंसर हमें चाहिए जो कि हमेशा वैलिड हो। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तब भी नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं पढ़ रहे हो तब भी चेंज नहीं होगा। तो ये चीज मैथमेटिकल फॉर्म में हमेशा दिया जाता है। कभी भी ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन चेक किया जाता है तो वो मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। अब इसी को जब हम डिफाइन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर जो भी हम निकालेंगे वो दिया जाता है। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी बात करें, 10 क्या हुआ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल, पास या फेल में एक ही पास होने का ऑप्शन है, तो 1 आउट ऑफ कितना है? 2, तो 2, 1/2। ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, ये हम कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट करिए या फिर कोई भी कैलकुलेट करे, आंसर हमेशा 1/2 ही आएगा।
अब ये रिलायबल होगा या फिर जो आप पहले से अपना ओपिनियन बेस दे रहे थे वो ज्यादा रिलायबल होगा? बताओ क्या रिलायबल होगा? ये रिलायबल होगा, क्योंकि टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ और कंडीशंस से सबको बदलते जाओगे तब भी रिजल्ट चेंज नहीं करेगा। और ऐसा ही रिजल्ट हमें चाहिए जो हर टाइम और सिचुएशन के साथ नहीं बदले। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, जो कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम वगैरह टर्म्स में पढ़ते हैं। लेकिन वहां पे क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है वो इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं कुछ और करने के लिए, बस इतना मतलब है। ये कहीं नहीं हो रहा है कि आपके पास रिजल्ट है वही चेंज कर जाए। ठीक है, अब ये रिजल्ट आप यहाँ करो, कहीं भी और करो, इंडिया के बाहर, बिहार, पटना, कहीं भी करिएगा, हर जगह रिजल्ट सेम आने वाला है। इसीलिए ये रिलायबल होता है और इसी को हम लोग डील करते हैं, इसी पे रिलाई करेंगे। खत्म हो गया ये। अब उसके बाद एक टर्म था इवेंट। जो इवेंट है वो क्या था बताइए तो जरा। रुपेश, सृष्टि, कैमरा ऑन करो। हाँ बोलो, इवेंट क्या है? 2 मिनट में। इवेंट क्या है? Event is a subset of all possible cases. Event is a subset of Ma'am, all the possible outcomes. all the possible outcome नहीं होगा। Something that happens. Something that Several happens. cases of all. Event होता है the outcome of the trial. The outcome of the trial जो है वो event हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो event है। ठीक है, जो रिजल्ट मैम इवेंट और आउटकम में क्या डिफरेंस है मैम? हेलो, हाँ बोलो। मैम इवेंट और आउटकम में मेजर डिफरेंस क्या हो सकते हैं? इवेंट क्या है बोलो। इवेंट और नंबर 16। आउटकम में मेजर डिफरेंस। हाँ, यस मैम, इवेंट और आउटकम में मेजर डिफरेंस क्या होता है मैम? इवेंट और आउटकम इवेंट और मेजर आउटकम में डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, ये भी बताए थे क्लास में। नहीं मीटर रहा मैम। इवेंट में बताते हैं क्या हो रहा है। मैं अब डस्टर से पूछ गया चलो स्विच ये महंगा हुआ है। मैम दूसरा डस्टर लेके आना अरे नहीं तो क्या हो गया ठीक है सूखता है कब तक? चलो देखो तो जरा, आउटकम और इवेंट में क्या डिफरेंस है? देखो, इवेंट वर्ड जब आता है, डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट लीजिए। ठीक है, डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में आपके पास ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। अगर पूछा जाए, बोला ये जाए कि इवेंट जो है अकरेंस ऑफ इवन नंबर है, इवेंट अकरेंस ऑफ इवन नंबर है, तो इवन नंबर का सेट मान लो ए है, वो क्या होगा? 2 4 6। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बना रहा है? एक इवेंट, इवन नंबर। लेकिन अगर आउटकम की बात करोगे तो क्या होगा? 2 एक पर्टिकुलर आउटकम है, 4 एक पर्टिकुलर आउटकम है, 6 एक पर्टिकुलर आउटकम है। ये तीनों एक साथ तो नहीं आ सकता है? आ सकता है। तीनों के कॉम्बिनेशन से एक इवेंट बना है जो कि इवन नंबर का इवेंट कहा जाएगा। लेकिन आउटकम क्या होगा? 2 4 6 अलग अलग आउटकम है, 3 अलग अलग आउटकम के कॉम्बिनेशन से एक इवेंट बना है।
ठीक है, आंसर मिला तुम्हारा? यस मैम, मतलब कि इंडिविजुअल जो होता है मैम वो आउटकम होता है, वो उनका हाँ, मतलब इंडिविजुअल combination- रिजल्ट जो एक ट्रायल में एक रिजल्ट आ रहा है दैट इज आउटकम, और उसके कॉम्बिनेशन से कभी कभी इवेंट बनता है, कभी कभी सिंगल आउटकम ही इवेंट होता है। ठीक है, मैम उनका एग्जांपल सिंगल सिंपली 6 निकाल लिए, 4 निकाले, 5 निकाल लिए, जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज आउटकम एज वेल एज इवेंट। ओके मैम। ठीक है, हो गया। एक टर्म था इंडिपेंडेंट इवेंट। मैम हाँ बोलो। मैम तो मतलब इवेंट्स को ये नहीं कह सकती कि ये पॉसिबल आउटकम है। पॉसिबल ऑल द, हाँ बोल सकते हैं पॉसिबल आउटकम ही है। तो मैम तभी बोले आपने वाला रॉन्ग है। आउटकम, उसने डिफरेंस पूछा था, मैंने डिफरेंस बताया ना। ओके मैम। दोनों में डिफरेंस क्या है? एनी पर्टिकुलर आउटकम जो है वो भी इवेंट हो सकता है, कोई इवेंट भी आउटकम हो सकता है, और इवेंट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम से भी बन सकता है। अब इसके बाद टर्म था इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है तुम बताओ जरा, व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स? नहीं पता, क्यों क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता है? मैम बोलो। मैम इवेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, इवेंट इज सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस। इवेंट इज द इवेंट इज द सबसेट ऑफ event can be a collection of outcome, event is result of outcome। दोनों टर्म डिफाइन किया जा सकता है, यही डिफाइन करते हैं। The result of outcome is an event and it may be the collection of outcomes, that's it। चलो बताओ, तुम बता रहे थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है? तुम्हारी आवाज कट के आ रही है, पहले एक वर्क चेक कर, बोलो क्या है इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। पूछने में तो मैम 5 मिनट लगते हैं। कोई बात नहीं, 5 मिनट लगा लीजिए, बोलिए। जो नंबर किस पे डिपेंडेंट है? नंबर तो ऐसे भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। नंबर बोल रहे हो ना तुम, इवेंट बोलोगे अलग बात है, आउटकम बोल रहे हो फिर भी चल जाएगा। नंबर तो कभी भी कोई डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल बताओ। बताओ, एग्जाम्पल नहीं पता इंडिपेंडेंट इवेंट का? 10,000 एग्जाम्पल तो हम दे दिए हैं क्लास में, अभी एक पूछ रहे हैं तो नहीं पता। चलो बताओ, तुम बताओगी? नहीं पता, सब नॉन रिएक्टिव एलिमेंट। तुमको पता है? मैम इवेंट नॉट इफेक्ट, इफेक्ट क्या बोल रही हो? इवेंट मैम बोथ इवेंट नॉट इफेक्ट, कोई कंपैरिजन नॉट नहीं होता। इफेक्ट, इफेक्ट वर्ड क्यों बोल रहे हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ऐसा फिजिकल लॉ भी हम नहीं लगा रहे हैं, कुछ टर्म्स भी नहीं है जहां डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। मैम अगर एक इवेंट होता है, मतलब जैसे इसका हो रहा है, तो दूसरे के ऑकरेंस में होना नहीं होना उससे कोई मतलब इफेक्ट नहीं कर रहा है दोनों पे। हाँ, if two events are, बैठो, if two events are the result, the outcome जो भी है वो एक दूसरे को कहीं अफेक्ट नहीं कर रहा है। किस सेंस में अफेक्ट नहीं कर रहा है? एक का रिजल्ट का जो भी आउटकम होगा वो दूसरे के अफेक्ट नहीं कर रहा है। 50 बार तो एग्जांपल दिए क्लास में, अगर तुम पास कर जाते हो तो तुम्हारा फ्रेंड भी पास कर जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बोला जा सकता है आप अगर पास गए तो आपके फ्रेंड भी पास कर गए, आप अपना रिजल्ट देखोगे तो उसके रिजल्ट की भी बात कर लोगे, कैसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है कभी। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। इसका एक एग्जांपल तुम लोगों को याद नहीं है? फैजान तुम वहां से उठो तो, यहाँ जाओ, इधर बैठो तो जल्दी, और तुम भी अभिजीत इधर बैठिए। सिर्फ दोबारा बता दीजिए, बोलना है, कुछ सुनना नहीं है। मुझे पता है ना आप क्या सुन रहे हैं।
ऑप्शन बता दीजिए मैम इसका इंडिपेंडेंट इवेंट If the occurrence of one event doesn't affect the occurrence of other events are known as independent events. If the occurrence of one event doesn't affect one event doesn't affect the occurrence of other event is known as independent events. एक के अगर होने को दूसरे के अगर होने का कोई रिजल्ट इफेक्ट नहीं करता, देन हम लोग क्या बोलते हैं उसको? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. एग्जाम्पल दे दीजिए. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर of two students ठीक है. The occurrence of head or tail on two coins. ठीक है, हो गया एग्जाम्पल, समझ गए? लिखो नेक्स्ट. एक टर्म लिखे थे हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, था ना? लिखो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं कितना कंफ्यूजन है. लिखो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, द कलेक्शन ऑफ all the possible outcomes in any experiment, the collection of all the possible outcomes in any experiment is known as mutually exhaustive cases. Mutually exhaustive cases or mutually exhaustive events. ठीक है, all the possible outcomes. कितने म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं कॉइन टॉसिंग में? दो. 6 क्यों होगा? कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में 6 होगा ना? तो कितना, जितना भी पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास वो सारे का कलेक्शन म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस है. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस. एग्जांपल डाल दीजिए इसमें भी. लिखो इन थ्रोइंग अ डाइस there are 6 mutually exhaustive cases. In throwing a dice there are 6 mutually exhaustive cases. लिख देना 1 2 3 4 5 6 जो भी है एग्जाम्पल में. इन डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? कॉइन टॉसिंग लिख लो वो भी. और अगर 2 कॉइन को एक साथ मर्ज करके टॉस करें तब कितना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस होगा? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव 4. ठीक, लिखो एग्जाम्पल डाल लो, फिर कंफ्यूज हो गए क्योंकि, और एग्जाम्पल के साथ ही एक्सप्लेन करने के लिए आता है एग्जाम में भी, एग्जाम्पल्स भी याद रखना. इसके बाद एक था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस ना, वो क्या था? नहीं याद है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस. बोलो क्या बोल रही थी? वन आउटकम के अकरेंस के चांस होने पे दूसरा अकर होगा ही नहीं, ऐसे चांसेस आते हैं. जैसे मान लो डाइस थ्रो कर रहे हो, कोई बोलेगा 5 भी आ गया है 6 भी आ गया, क्या ये पॉसिबल है? एक ही चीज आएगा ना, कुछ एक 5 आ गया तो 5 आ गया, बाकी सब नहीं आने वाला है. 6 आ गया तो फिर 6 आया है, बाकी 1 2 3 4 5 नहीं आ सकता है. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस तब हम बोलते हैं when the occurrence of one event preludes the occurrence of the other event. लिखो इसी चीज को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस एक ही बात है.
mutually exclusive events, नहीं लिखो इसको, if the occurrence of one event, if the occurrence of one event preludes the occurrence of other events, One event. उसके बाद बोले हम, the occurrence of one event preludes the occurrence of other events is known as mutually exclusive cases. मतलब अगर एक आ गया है तो दूसरा नहीं आएगा, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा होने का चांस नहीं है। अगर आप पास हो गए तो पास हो गए, फेल होने का चांस खत्म। पास होने की कैटेगरी में अगर आ गए तो फेल होने का चांस खत्म हो गया। अगर डाइस थ्रो कर रहे हैं, 6 आ गया है, तो अब कोई बोलेगा कि 4 3 1 2 3 4 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। 6 आ चुका है ना, जब 6 आ चुका है तो कुछ और आएगा क्या? एक ही डाइस पे आ सकता है कुछ रिजल्ट, एक से ज्यादा नहीं आ सकता है। कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल दोनों एक साथ आ सकता है? नहीं आ सकता है, कोई एक ही आएगा। अगर ऐसा केस होता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं उसको। और ऐसा हमेशा नहीं होता है, बहुत सारे केसेस में हो सकता है। मान लो आप इंडिया में, मान लीजिए आप बिहार में है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बाकी जगह कहीं नहीं घूमे होंगे। हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस वहां होता है जहां पे आप कैटेगरी डिफाइन किए, इसमें है या नहीं है अगर इसमें तो इसमें नहीं होगा। सपोज ये पूरा पास का लिस्ट है, इसमें तुम हो तो इसमें तुम नहीं हो, खत्म। अगर तुम इसमें नहीं हो तो ऑब्वियसली तुम इसमें हो, क्योंकि 2 ही पार्ट है, थर्ड पार्ट का ऑप्शन नहीं है। अगर हेड आ चुका है तो टेल नहीं आएगा, टेल आ चुका है तो हेड नहीं आएगा, सिंपल। ऐसा केस तो हमेशा ऐसा केस नहीं होता है कि हेड अगर आया है तो टेल नहीं आएगा। कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होंगे जहां आपको मिलेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन आपको जो अभी फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम केसेस में दिखेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है, अगर हम ये कंक्लूजन निकाले, आप सब बिहार के हैं, क्या यहाँ पढ़ रहे हैं तो सबके सब बिहार के हैं, हो सकता है ज्यादा लोग हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कहीं और का कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यही चीज है, अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में समझ लो डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में। 6 मान लो, अगर अकरेंस सक्सेस को हम 6 लूडो खेलते हैं, मान लीजिए 6 आया है, 6 फर्स्ट टाइम आता है, उसके बाद ही आप गेम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 6 आ गया तो दैट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। अगर 6 नहीं आया तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, इन 5 में से कुछ भी आएगा तो ये तो सक्सेस हो गया। इन सब में से कुछ भी आएगा तो तुम क्या हो? फेल हो। तो ये 2 केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप बन गए। ये पूरा में कुछ भी आएगा फेल हो तुम, इसमें से एक भी कुछ आ गया, ये आ गया तो पास हो, सक्सेस फेलियर। ऐसे केसेस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है। ठीक है, एक में अगर हो चुका है तो दूसरे के अकरेंस के चांसेस खत्म, नहीं हो सकता है। पास है तो फेल नहीं हो सकते, फेल है तो पास नहीं हो सकते। कोई ये कंक्लूजन बोले कि पास भी है फेल भी है, वो पॉसिबल नहीं है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। ठीक है, खत्म हो गया। और क्या बचा है देखो जरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गया, इंडिपेंडेंट। हाँ मैम, ये आप लिखवा रहे थे व्हेन अकरेंस ऑफ वन इवेंट के बाद कुछ बोले थे एक टर्म, प्रील्यूड्स, मैम उसका स्पेलिंग बताइएगा। PRELUDES, PRELUDES, ओके। The occurrence of other event। तुम क्या बोल रहे थे? एग्जाम्पल इसका लिख लो, वही चीज। डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट, इन डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट if head occurs in the coin tossing experiment, if head occurs, the occurrence of tail is not possible. The occurrence of tail is not possible. इसी तरह लिख लो, in dice throwing experiment, if 6 occurs, then occurrence of 1 2 3 4 5 is not possible, is not possible। ठीक है,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गया। फेवरेबल इवेंट्स क्या था? चलो लिखो फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स और आउटकम्स, favorable events or outcomes is the collection of outcomes, is the collection of outcomes that favors, is the collection of outcomes that favors the occurrence of an event, the occurrence of an event। ठीक है, क्या लिखे हो जरा देखिए, पढ़िए फिर से। फेवरेबल इवेंट्स और आउटकम वो है जो फेवर करता है किसी भी इवेंट को अकर होने को। तो अगर डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट को ले, इवन नंबर आने की ये ऑप्शंस है, तो ये तीनों क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है इवेंट नंबर के अकरेंस को। सो ठीक है, ये क्या है? 3 ऑप्शंस जो है, दिस इज गोइंग टू फेवर द अकरेंस ऑफ इवन नंबर, सो दीज आर द फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, हो गया? एग्जाम्पल डाल लीजिए। इन डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट, इन डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में लिख लो पूरा, ऐसे लिखो ना, डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट लिख लिए, उसके बाद लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये पूरा है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। फेवरेबल इवेंट्स लिखना। फेवरेबल इवेंट्स क्या होगा? 2, 4, 6, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा फॉर अकरेंस ऑफ इवन नंबर। ठीक है, ये पूरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ये फेवरेबल इवेंट्स है, और किसके फेवर का इवेंट है? फॉर अकरेंस ऑफ इवन नंबर। अगर इसी में मान लो हम 2, 4, 6 की जगह क्या लिख लें? 1, 3, 5, तो क्या हो जाएगा? फॉर अकरेंस ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर। फेवरेबल इवेंट्स ये भी होंगे। ठीक है, एग्जांपल हो गया फेवरेबल इवेंट का। अब जो डेफिनेशन था उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? फेवरेबल इवेंट्स, किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स 3 था, टोटल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? 6, सो दिस इज 1/2। ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और इसी के बेसिस पे ये डेफिनेशन बनाई है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, और क्या बचा देखो जरा। इक्वली लाइकली इवेंट्स मैम। इक्वली लाइकली इवेंट्स, चलो लिखो जरा इक्वली लाइकली इवेंट्स। सो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो ना, उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए डाइस थ्रोइंग का एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कमिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 4, 5 जो भी है, दैट ऑल इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो इसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2, 3, 4 सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है, वो 1/6। तो इसको हम इक्वली लाइकली बोलेंगे। ये अगर इसी क्वाइन में कुछ ऐसा कर लें, इसमें 4, 4 2 बार रिप्लेस हो जाता है। अब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है वो क्या होगा? 1/6। ये 1/6, ये 1/6। ये दोनों इक्वली लाइकली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 4 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5 6। समझ आया? तो अब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1, 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6, दिस ऑल इज इक्वल टू 1/6। तो ये सब इक्वली लाइकली है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3
और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 3 इसमें से किसी के साथ भी कहीं भी इक्वली कंपैटिबल नहीं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है। तो जहां प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो गई वहां इक्वली लाइकली नहीं होगा। और इक्वली लाइकली का मतलब ये भी समझिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सबको। अगर सब मान लीजिए आप में से किसी 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है तो सबको इक्वल चांस है, कोई भी 2 हो सकता है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी आपका सिलेक्शन हो सकता है जो 1/2 जैसे है वैसे आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को प्रेफरेंस हम ज्यादा दें तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं बायसनेस होगा। ठीक है, सो इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिल रहा है, इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं। ठीक है इसी में कुछ कहा जाए, जिसको सिंगिंग आता है उसका सिलेक्शन होगा, तो बहुत लोग जिनको नहीं आता है उनका सिलेक्शन अपने आप रिमूव हो गया, मतलब उसके ऑप्शंस तो खत्म हो गए। जिनको आता है उसमें से भी कुछ प्रेफरेबल होगा या फिर ऐसा कुछ है। तो इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट यही आता है, जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है वहां इक्वली लाइकली है, सबके पास फेल होने का ऑप्शन वही 1/2 है, तो इक्वली लाइकली है। लेकिन किसी के पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर इनका केस इंक्रीज कर जाती है तो फिर वहां पे इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वहां पे इक्वली लाइकली होगा। ठीक है, किसी को भी एक ऑप्शन मिल रहा है तो इसी का ऑप्शन ये रख सकते हो। लिखो, लैंग्वेज में भी लिखना है ना, पहले लैंग्वेज में लिख लो फिर एग्जांपल डाल देना। If the probability of the occurrence of all the events are equal, if the probability of occurrence of all the events are equal, then it is said to be equally likely events. Then it is said to be equally likely events. एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। पहले वाला केस, पहले वाले केस में सब इक्वली लाइकली था। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन में डाल देना कि जब ये चेंज हो जाता है तो ये इक्वली लाइकली नहीं होता है। ठीक है, पहले सब इक्वली लाइकली था। देखो तो शुरुआत में सब इक्वली लाइकली ही था, अगर किसी में ये कर दिया जाए तो इक्वली लाइकली नहीं होगा। या फिर जो सिक्का में मैंने बताया था, अगर कॉइन के दोनों तरफ हेड ही हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज सर्टेन। दोनों तरफ हेड ही है, हेड का सिवा क्या आएगा, वही है। तो वहां पे इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट लेंगे। बहुत लोगों का कैमरा मुझे बंद होता दिख रहा है। हाँ, that is the last option. समझ में आ जाए तो ठीक है। तुम तो रोज रिमूव होने लायक। चलो काम करो, हो गया इक्वली लाइकली, खत्म। ठीक है, और कुछ बचा? और कोई है इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, इंडिपेंडेंट, इक्वली लाइकली, और क्या था? इक्वल प्रोबेबिलिटी मैम। इक्वल प्रोबेबिलिटी इज इक्वली लाइकली, वही है। चलो ठीक है, हो गया। ये सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। मैम एडिशनल लॉ भी तो था, मल्टीप्लिकेशन लॉ। हाँ अच्छा, उसमें बाद में आते हैं ना। ये सारे टर्म्स डेफिनेशन वाले थे। मैम रैंडम वेरिएबल, मैम रैंडम वेरिएबल नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही यहाँ ले लो। कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एग्जाम दे रहे हैं, पास होंगे फेल होंगे, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट करके देख रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज आप चेक कर रहे हैं, वो सारा का सारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे मान लो अभी अगर आप कैरियर ऑप्शंस देख रहे हैं अपने लिए, तो कैरियर ऑप्शंस जितना भी पॉसिबल ऑप्शंस है, ठीक है, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट्स, जो भी आउटकम होगा, पूरा एनालाइज कर रहे हो, तो जो रिजल्ट्स होगा वो वेरिएबल है,
क्योंकि अगर मान लो तुम इस फील्ड में जाओगे तो तुम्हारा ये काम होगा, दूसरे फील्ड में जाओगे ये काम होगा, अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। 4-5 फील्ड है, आप अपने सोच लीजिए उसके हिसाब से। अब जो भी फील्ड है, जिस फील्ड में आप जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रोथ क्या, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह वगैरह जो होगा वो रिजल्ट होगा। तो जो रिजल्ट आपने 5 कैरियर ऑप्शंस देख रहे हो, दैट इज अ वेरिएबल। और जो आप एनालाइज करके अभी सोच रहे हैं अपने कैरियर ऑप्शन के बारे में, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कॉइन टॉस कर रहे हैं तो कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उसका जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम होगा, वो इवेंट होगा। डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट के बेसिस पे जो डिसीजन ले रहे हैं वो हमारा, जैसे मैच होता है, कॉइन टॉस करके देखा जाता है कि क्या कौन सी टीम खेलने वाली है, जीतने वाली है, ऐसा कुछ डिसीजन होगा। कुछ भी तो रैंडम तो दे नहीं सकते। तो वहाँ पे कॉइन टॉस करना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे फर्दर डिसीजन लिया जा रहा है। सो दैट एक्सपेरिमेंट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो रिजल्ट उसका आया है, हेड या टेल, दैट इज रैंडम वेरिएबल। तो जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिख लो इसको अगर लिखना है तो, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एनी एक्सपेरिमेंट which we are going to conduct is known as random experiment. Any experiment which we are going to conduct is a random experiment. Coin tossing is a random experiment. Dice throwing is a random experiment. ठीक है? Coin tossing random experiment है, और dice throwing भी एक random experiment है। ठीक है? और जो भी रिजल्ट्स वो आ रहा है, that is a random variable. ये भी लिख लो, the results, the possible results of the experiment is the random variable. The possible results of the experiment is the random variable. Possible results क्यों बोल रहे हैं? हेड आएगा तो इंडिया जीतने वाली है, टेल आएगा तो पाकिस्तान जीतने वाला है, ऐसा होगा ना। तो दैट इज अ वेरिएबल। कौन जीतेगा, क्या होगा, हम बोल नहीं सकते, और जो होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स हमें अफेक्ट करने वाले हैं। तो वही चीज है, द रिजल्ट इज द वेरिएबल। हेड या टेल जो आया है, दैट इज द वेरिएबल, एंड द एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू कंडक्ट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हो गया। बुक्स में अप्रोच सब दिया हुआ है, नहीं पढ़ना है। अप्रोच अप्रोच शुरू में बताए थे, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सोमेटिक अप्रोच। हाँ, उसी के उतना वर्ड पेज बच जाइए, वही चीज है। एक्सोमेटिक अप्रोच एक है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी दिख रहा होगा, एक स्टैटिस्टिकल होगा, एक सब्जेक्टिव है। तो ऐसे उसको पढ़ के देखना क्या है। ठीक है, उसको पढ़ के देखना। वैसे मैंने बताया था 3 प्रोबेबिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बताया था। फर्स्ट, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। उसका एग्जांपल अभी भी मैंने दिया है। आज बारिश होगी या नहीं, इंडिया जीतेगा या नहीं, सब अपना अपना ओपिनियन दे सकता है। अब किसका ओपिनियन मैच करेगा, किस पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि 10 लोगों से पूछोगे 10 अलग अलग ओपिनियन मिलने वाला है। अभी जो क्या चल रहा है, यूक्रेन रशिया, हाँ, कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। जो भी होगा उसमें भी कोई ओपिनियन दे सकता है, नहीं जीतेगा ही जीतेगा, क्यों नहीं बोल सकते, वहां के लोग बोल सकते हैं। जो भी होगा ओपिनियन बेस्ड अगर है, देन दैट इज सब्जेक्टिव, दैट इज सब्जेक्ट रिलेटेड, और जो है वो बायस्ड होता है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% श्योर नहीं बोल सकते, वो अनबायस्ड नहीं होता, मैक्सिमम केस में वो बायस्ड होता है। तो बायस्ड होगा तो उसका रिजल्ट आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन उसको अगर ऑथेंटिक मानेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो होगा वो टाइम टू टाइम वेरी करेगा। जैसे मान लो आप सपोज बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, एग्जाम होने वाला है, सब लोग पूछेगा कैसा रहेगा, क्या होने वाला है, तो बोलोगे हम पास कर ही जाएंगे। लाइक ऐसा बोलते हैं। कुछ नहीं पढ़ रहे, पता नहीं क्या होगा, ये बोल सकते हो। नहीं पढ़े हैं, फेल ही होंगे, ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो ओपिनियन क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। हमको बोलोगे चलो फेल कर जाएंगे, घर पे जाके बोलोगे नहीं 100% रिजल्ट आएंगे। टाइम एंड प्लेस के साथ भी वो चेंज करेगा।
तो ऐसे केसेस को, ऐसी प्रोबेबिलिटीज को जब आप एक्सप्रेस करते हैं, देन दैट इज सब्जेक्टिव। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होता है, यही सब जो कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकल या फिर एक्सियोमेटिक अप्रोच जो लिखते हो वही है। इसके बाद एक और टर्म आता है जो कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, और वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर देती है। उसमें मॉडिफिकेशन भी होता है, जैसे आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी वहां पे मॉडिफाई कर दिया जाएगा कि हाफ जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ से इंक्रीज कर जाती है। ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के केस में होता है, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे पढ़ना होता है, वो हमेशा नहीं, हमेशा उससे हम डील नहीं करते। जैसे बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ जो बेस थ्योरम का मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, वो जब इन्वॉल्व होता है तब वो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल नहीं रहती, कन्वर्ट होके कहीं ना कहीं नियर टू स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आ जाता है। तो वो जो है वो सबसे एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटी है। इनिशियल लेवल पे सब्जेक्टिव, जो सबका ओपिनियन है वो मान लो। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो तुम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। और एक्सियोमेट जो आप इसके बाद जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में, वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होगा और बहुत ज्यादा मॉडिफाइड होता है। इनफैक्ट आप जितना अभी तक पढ़े नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है ना, वो उसी पे बेस्ड है, तो वो उससे ज्यादा एक्यूरेट होता है। 3 पार्ट में इसी को डिवाइड करना है। तो हमें सब्जेक्टिव तो पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। अगर आप बोल रहे हैं मेरे पास होने के 70% चांसेस है, तो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, मैथमेटिकल होगा या स्टैटिस्टिकल होगा? क्या होगा? ये स्टैटिस्टिकल होगा। क्यों? क्रिटिकल। मैथमेटिकल मैम। मेरे हिसाब से तो सब्जेक्टिव होना चाहिए, मैम क्योंकि वो ओपिनियन बेस्ड है। बट मैम डेटा हमारे 70 पास नहीं है, इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, डेटा हमारे पास नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 70% कैसे बोल सकते हो? मैथमेटिकली तो वो हाफ है, 1/2 है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देयर इज 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर। सो पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2, और सिर्फ 1/2। तो फिर उसको स्टैटिस्टिकल हम कैसे बोल सकते हैं? मैथमेटिकल भी नहीं है, 1/2 है। अगर उसके कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आप बोल रहे हो 70% चांस है, 70% चांस है कि आज बारिश होगी, उसी तरह 70% चांस है कि तुम पास होगे। क्या है ये? सब्जेक्टिव है, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल नहीं है। मैथमेटिकल 1/2, बिकॉज देयर इज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, और ऐसा कुछ आ रहा है। मॉडिफाई करके जब हम लेते हैं तब वो स्टैटिस्टिकल में जा सकते हैं। लेकिन इसी, हाँ बोलो। कुछ मतलब कि जैसे वेदर डिपार्टमेंट बहुत कुछ डाटा पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करके बताता है जो आज 70% चांस है, तो फिर मैं हाँ, तो डेटा के बेसिस पे बता रहे हो तो ठीक है। मैंने डेटा कहाँ दिया तुम्हें? कोई डेटा दिया है क्या अभी? मैंने सिर्फ कहा ना 70% चांस, तो डेटा तो इंफॉर्मेशन नहीं है ना यहाँ पे। मैम जो 70% चांस बता रहा है वो भी तो मतलब कि वो अपने आप को ये डिटरमाइन करता होगा, हम ज्यादा पढ़ते हैं तो मेरा चांस ज्यादा है, तो डाटा तो एक हुआ ना मैम बेसिक बेस। कहाँ डेटा अवेलेबल है यहाँ पे? ओपिनियन बेस्ड है। आपने पढ़ाई की, ठीक है, आप उसके बेसिस पे बता रहे हैं, ठीक है, बट वो आपका ओपिनियन है ना। ठीक है, एग्जाम के बारे में, अभी के बारे में बता रहे हो, चलो यूपीएससी के एग्जाम में बैठ रहे हो, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर क्या बताओगे? 0.1 1/2 मैम। 1/2 ही बताओगे। यस मैम, इधर पास या फिर फेल। और नहीं पढ़ते हो, हमको पता है, उसके कैटेगरी में लेवल में नहीं आते हैं, तो बोलोगे 0 है। लेकिन मैथमेटिकली वो 1/2 तो है ना, हर सिचुएशन में। और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हम उसी को मानेंगे, क्योंकि टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब से वो बदलेगा नहीं। मैंने अभी क्या कहा, आप बोल सकते हैं अभी कि 70% चांस है कि हम पास कर जाएंगे, घर जाके बोलिएगा 100% चांस है, अपने फ्रेंड के पास बोलिएगा अरे फेल ही करेंगे, होता है ना। तो टाइम एंड प्लेस के साथ, सिचुएशन के साथ बदल रहे हो अपना ओपिनियन, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन दैट इज सब्जेक्टिव, टोटली सब्जेक्टिव है वो। ठीक है, पल्ले पड़ा? यस मैम। यस मैम। यही है सिचुएशन, क्योंकि मैंने कहा ना ओपिनियन है, आप पास कर जाएंगे। 10 दिन बहुत पढ़ लिए, बोलोगे अच्छा है 100% रिजल्ट आने वाले, अगले 10 दिन नहीं पढ़े तो फिर क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा सारा मोटिवेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर से वही चीज हो जाएगा। तो ओपिनियन जो बदल रहा है बार बार ना,
then that is subjective. चलो हो गया। और इसमें क्या बताना है मुझे? कंडीशनल भी बताना है। कल क्या बताना है? कंडीशनल। मैम रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वही ना, मतलब कि वो आप बताए थे रैंडम वेरिएबल होता है मैम। रैंडम, हाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं दैट आर, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? शांत रहो ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स होंगे दैट इज रैंडम वेरिएबल। हेड या टेल जो आएगा वो रैंडम वेरिएबल है। क्या आएगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो रैंडमली चेंज करेगा आइदर हेड और टेल, सो दैट इज रैंडम वेरिएबल। और कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। हो गया? अब कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ टर्म्स में, क्योंकि फिर हम टेस्ट लेंगे इन लोगों का। मैम हाँ बोलिए। मैम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल कर लेते हैं। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। होते हैं मैम। ओके मैम।